आप जानते हैं कि जो चाइना आज देश का दुनिया का बॉस बना फिरता है, आज से सिर्फ 40 साल पहले इस देश में पॉवर्टी रेट 90% से ज्यादा था। गरीबी और भुखमरी से इस देश का बहुत बुरा हाल हुआ करता था। तो आइए जानते हैं बीते हुए 40 सालों में चाइना ने ऐसा क्या किया जो गरीब देश से, एक कमजोर देश से चाइना एक सुपर पावर बन गया। साल 1978 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी प्रोडक्शन सिर्फ 2% था। आज के दिन चाइना 18% से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी प्रोडक्शन में हिस्सेदारी देता है। चाइना का पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है। कई मायनों में ये एक सुपर पावर देश है। लेकिन ऐसा क्या हुआ 40 सालों में? आइए एक डिटेल केस स्टडी करते हैं चाइना के ऊपर। फकीर देश से अमीर देश बनने की कहानी, सुपर पावर बनने की कहानी, अपने ही धरती पे चांद बनाने की कहानी। आइए इस वीडियो में डिटेल केस स्टडी करते हैं। चाइना देश का नाम एक पुराने शब्द चिन से आता है। चिन एक डायनेस्टी का नाम था जिसने चाइना के ऊपर राज किया था। आज से 2000 साल पहले इस चिन डायनेस्टी ने चाइना के ऊपर राज किया था। यही कारण है कि हम चाइनीज लोगों को हिंदी में चीनी बुलाते हैं, जो कि चिन शब्द से आया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक्चुअली में जो इंडिया में रिफाइनरी शुगर है वो चीन से ही एक आदमी लेकर आया था पहली बार। इससे पहले हम भारतीय सिर्फ शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल करते थे। चीनी को एक चीनी लेकर आया था, इसीलिए हमने उसे चीनी बुलाना शुरू कर दिया। एक बात और कि चाइनीज लोग अपने देश को चाइना कहकर नहीं पुकारते, वो अपने दोस्त देश को पुकारते हैं जोंगहुओ। इसका मतलब होता है मिडल किंगडम। इंडिया और चाइना का नक्शा देखा जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है जो इंडिया को वो करता है, लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलेशन है चाइना की वो इंडिया से दूर ईस्ट कोस्ट पे चाइना के दूसरी तरफ रहता है। ता इसलिए क्योंकि जहाँ खेती की जा सकती है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है, वो वहीं चाइना में उसी जगह पर है। और वेस्ट में हिमालय की पहाड़ियां हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे ब्रिटिश राज ने भारतीयों के ऊपर कब्जा किया था, वैसे उन लोगों ने पूरी तरीके से चाइना के ऊपर कभी कब्जा नहीं किया, लेकिन ब्रिटिश राज ने चाइनीज को अलग अलग तरीकों से लूटा। यही कारण है कि 1839 से लेकर 1939 तक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन बुलाया जाता है चाइनीज लोगों के द्वारा। 1839 में ब्रिटिश लोग चाइनीज लोगों पे ओपियम, अफीम की बौछार करने लगते हैं, जिससे चाइनीज लोग तबाह हो जाते हैं। चाइनीज युवा अपने होश को खो देते हैं और किसी भी प्रोग्रेस के काम में हाथ नहीं बटा पाते। 1815 में एक बहुत ही भयंकर वार होती है चाइना का ब्रिटिश से, टाइपिंग रेबेलियन, जिसमें 40,000 लोग मारे जाते हैं। 40 साल बाद चाइना फिर सीनो जैपनीज वॉर जिसको बोला जाता है, जापान से जाके लड़ाई करता है। 40 साल बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। 1937 से लेकर 1945 के बीच में चाइनीज लोगों को और भी भयंकर अत्याचार सहना पड़ता है। इस बार अत्याचार करने वाले ब्रिटिशर्स नहीं थे, इस बार अत्याचार करने वाले जैपनीज कॉलोनाइजर्स थे। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में चाइना एलाइड फोर्सेस के साथ था और चाइना फाइनली वॉर जीत जाता है। क्योंकि वो एलाइड फोर्सेस के साथ था तो वो वॉर जीत जाता है और जापान के लोग पीछे हट जाते हैं। वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही तुरंत चाइना में एक सिविल वॉर सामने आती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पार्टी के द्वारा। वॉर की शुरुआत 1927 में शुरू हुई थी, लेकिन जब जापान के लोग चाइना पे हमला कर देते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी रहती है वो जीत जाती है। नेशनलिस्ट पार्टी भाग जाती है ताइवान में, जो आज का ताइवान है। वहां उस समय एक आइलैंड हुआ करता था, ये लोग उस समय वहां पे भाग जाते हैं। और जो मेन लैंड चाइना है वहां पे शुरुआत होता है माओ जेडोंग का। अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है, हमारे देश से 2 साल बाद। साल 1958 में माओ के द्वारा लॉन्च की जाती है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ लाना था। 2 पॉलिसीज बनाई जाती है इसमें। पहला, जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों के हाथ में देना। एग्रीकल्चरल जमीन में किसान जो चाहे वो तो उगा सकता था, लेकिन जो इसका मालिकाना हक था वो सरकार के हाथ में रहता था, ताकि किसानों से कोई जमीन छीन ना पाए। दूसरा, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ बड़े बड़े प्लांट बनाना स्टील के, और दूसरी तरफ लोगों को कहना कि अपने घरों में भी आप एक बिजनेस खोलिए, एक उद्योग खोलिए।
इंटेंशन तो अच्छा था, लेकिन लोगों ने जो स्टील के अपने घरों में वो पीछे बना लिए थे, उससे लो क्वालिटी स्टील निकलता था, जिससे रिसोर्सेज भी वेस्ट होते थे और सरकार को कोई फायदा भी नहीं मिलता था। दूसरी समस्या ये थी कि जो भी किसानों के द्वारा वो क्रॉप उगाए जाते थे, वो सरकार को देना रहता, तो इससे किसानों में उमंग और उत्साह नहीं होता था। भाई जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हम कैसे क्यों ज़्यादा मेहनत करें? सरकार को देने के लिए ज़्यादा मेहनत क्यों करें? 1958 और 1961 के बीच में 15% जो ग्रेन था, उसका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया। गाँव की खराब रणनीति के कारण इतना भयंकर फैमिन आया, इतनी बड़ी भूखमरी आई कि 20 से 40 लाख लोग उस समय मारे गए चाइना में भूखमरी के कारण। सीधा-सीधा कहा जाए तो माओ एक डिक्टेटर था। ये नहीं देखता था कि परिणाम क्या होगा, जनता के ऊपर समस्याएं क्या आएंगी, वो सीधे सीधे अपनी मनमर्जी चलाता था। उसने एक ऐसा ही तरीका निकाला स्पैरो को मारने का, यानी चिड़ियों को मारने का। लेकिन कुछ सालों बाद ये तरीका उसके ऊपर ही उल्टा हो गया, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े थे उनको कौन खाएगा? अगर सारे चिड़िए मर जाएंगे तो जो कीड़े मकोड़े होंगे उनको कौन खाएगा? इस तानाशाह का जब इन सब चीजों से मन नहीं भरा तो उसने 1966 में एक नया कानून लेके आया, कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें रेड गार्ड्स हुआ करते थे, जो नौजवान लोगों को भर्ती किया जाता था। रेड गार्ड्स अपने कंधे पे रेड रिबन पहनते थे, जो माओ के पपेट्स होते थे, जो माओ के विरोधियों और उनके खिलाफ जाने वाले लोगों की हत्या कर देते थे या उनको पकड़कर जेल में डाल देते थे। लिू शाओकी, डेन जाओपिंग, ये ऐसे दो नाम थे जिनको टारगेट किया गया, उनके साथ वायलेंस किया गया माओ के लोगों के द्वारा, रेड गार्ड के द्वारा। लोगों से बोला गया कि देखो, जहां भी माओ के खिलाफ बोलने वाला कोई हो, जो देशद्रोही हो, यहाँ पे देशद्रोही से मतलब जो माओ के खिलाफ बोलता हो, उन्हें ढूंढो और पकड़कर जेल में डाल दो और उनके साथ वायलेंस करो। स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेजेस बंद कर दिए गए। दोस्तों, यही समय था जब तिब्बत के ऊपर भी बहुत बड़ा अत्याचार किया गया। ये दलाई लामा के साथ हुआ अत्याचार था। लोगों को कैसे परेशान किया जाता था, उनके साथ कैसे उनके घरों को लूटा जाता था। जब सारी मार धाड़ हो गई, तोड़ फोड़ हो गई, तब माओ को रियलाइज हुआ कि ये जो रेड गार्ड्स का सिस्टम है उसे खत्म करना पड़ेगा। तो 1968 में उसने अपने हाथों से रेड गार्ड्स का सिस्टम खत्म कर दिया, उसे एबॉलिश कर दिया। टोटल तो नहीं बताया जा सकता दोस्तों, लेकिन कहा जाता है 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने माओ के द्वारा इस कल्चरल रेवोल्यूशन में मारे गए और 50 लाख से ज्यादा लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सब बुरा भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारी बुरी चीजें हुई। माओ के समय में वुमेन्स इक्वालिटी और पब्लिक एजुकेशन, इन दो चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। साल 1978 में 1979 के तुलना में चाइना में 3 गुना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के स्कूल थे। दोस्तों, ये तो आप लोगों ने माओ की बात जान ली। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना कैसे एक गरीब देश से एक सुपर पावर बना। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।